हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हाजिर हूँ एक और करंट अफेयर का नया वीडियो लेके। और बेटा ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ में चला रहा हूँ ना, याद रखना इस सीरीज़ से आपके किसी भी वनडे एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो इस करंट अफेयर की सीरीज़ से ही आएंगे। आप जनरल स्टडीज़ पढ़ते रहना, उससे आपको इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा जितना मैं इस सीरीज़ में आपका कवर कर दूंगा। इस सीरीज़ में मैं आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का भी जो पोर्शन है वो भी मैं आपका कवर करता हूँ। तो बहुत ध्यान से सीरीज़ को फॉलो करना, बहुत यूज़फुल रहेगी ये सीरीज़ आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 31 को वो आपसे बोल रहे हैं 31 को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है ना। तो आपसे वो सिंपल क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है भाई 31 को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है ना। तो 31 को बेटा यहाँ सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट होता है आपका 31 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आपका प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, है ना। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस थी थीम इस बार का जो आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 का है उसमें। अच्छा, ये डे आपका नो टोबैको डे जो है वो आपका डिक्लेयर किसने किया था? ये किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने आपका नो टोबैको डे जो है वो डिक्लेयर किया है। तो आपसे पूछा जाए ना किस ऑर्गेनाइज ने इस डे को आपका सेलिब्रेट करना शुरू किया है ना। तो ये आपका शुरू किसने किया है? WHO ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, माइक्रोफेनी करके आपका ये जो है माइक्रो सेल्फी सेफ्ली है ना, माइक्रो सेफ्ली करके जो आपका एक डिजीज है, ये पूछ रहा है ये आपका किस चीज से रिलेटेड है। तो बेटा याद रखना ये आपका रिलेटेड है ब्रेन से, है ना। ये आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है बेटा। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जब आपका एक छोटा सा बच्चा होता है, आइदर वो वॉर्म में होता है या फिर वो आपका बर्थ के बाद, है ना, या तो वो आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे या बर्थ के बाद, जब किसी छोटे बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो नहीं होता है या ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत कम होता है या बहुत स्लो रेट से होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसका हेड का जो शेप होता है वो कंपैरेटिव जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे उसका हेड जो होता है वो कंपैरेटिव छोटा होता है। उसी कंडीशन को हम आपका क्या बोलते हैं? माइक्रोसिफिलाई, है ना। तो माइक्रोसिफिलाई क्या आपका क्या है? वो कंडीशन जहाँ पे छोटे बच्चों की बात हो रही है ना, या तो बर्थ से पहले या बर्थ के जस्ट बाद उनके ब्रेन का डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से उनका जो हेड साइज होगा वो कंपैरेटिव क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका श्रावती रिवर है ना। श्रावती रिवर जो है वो आपका कौन से स्टेट में ये आपका फ्लो करती है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये आपका। एक्चुअली क्या हुआ है, कर्नाटका में ये फ्लो करती है और कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने गवर्नमेंट को बोला है कि इस रिवर के आसपास आपका इलीगल माइनिंग्स हो रही हैं, है ना, सैंड माइनिंग हो रही है इलीगल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कि आप उस इलीगल सैंड माइनिंग को रोकिए, है ना। आप क्या करो, इलीगल सैंड माइनिंग जो हो रहे हैं उसे आप कंट्रोल करो, उसे आप रोको। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। अच्छा बेटा ये रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा समझना है इस रिवर के बारे में। यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, ऑप्शन सी होगा। ये रिवर जो है ना, इस रिवर पे इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है, जोग फॉल जो हम बोलते हैं, कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में, जिसे हम महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं। वो कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है? आपका श्रावती रिवर पर, है ना। देखो यहाँ पे लिख भी रहा है कि आपका जोग फॉल, ये दिख रहा है ना आपको, जोग फॉल। जोग वाटरफॉल क्या है? वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा ये वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है ये आपका। इसकी हाइट अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट जो है वो आपका लगभग 253 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है जोग फॉल की। इसे हम किस और नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी जो बिल्ड हुआ है वो आपका इसी रिवर पर हुआ है। या फिर अगर बात करी जाए श्रावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इस रिवर के रिवर वैली पर ही सिचुएटेड है। या ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से, है ना। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के आपके वेस्टर्न घाट से ये रिवर जो है वो आपका ओरिजिनेट होती है। और ये कैसी रिवर है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कई बार आपके क्वेश्चंस में आता है कि आपको कुछ रिवर्स के नाम देता है और आपसे पूछता है क्या ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं या वेस्ट फ्लोइंग है। तो ये श्रावती रिवर जो है वो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी कि ये आपका, इसका माउथ कहाँ होगा? अरेबियन सी में होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, हु अज्यूम द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस 2024 टू 2026। ये कोलंबो प्रोसेस जो है इसको कौन चेयर करेगा 24 से लेकर 26 तक? तो बेटा इसे चेयर करेगा आपका इंडिया, है ना। कोलंबो प्रोसेस को चेयर कौन करेगा? इंडिया प्रोसेस करेगा। अच्छा, कोलंबो चेयर के बारे में या कोलंबो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझना। ये जो प्रोसेस है ना, ये आपका ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए है। ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए क्या गाइडलाइन हो, कैसे उन्हें आपका सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, क्या उनके मैनेजमेंट की कंडीशंस हो, उससे रिलेटेड है आपका कोलंबो प्रोसेस। ओवरसीज़ वर्कर होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, उन सब से रिलेटेड है आपका ये कोलंबो प्रोसेस। ठीक है, एशिया में इसके 12 मेंबर दे रखे हैं, है ना। एशिया में इसके मेंबर्स कितने बता रखे हैं? 12 मेंबर हैं एशिया में। जैसे आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है ना। और ये किस चीज़ से रिलेटेड कंसल्ट करता है? कंसल्टेटिव प्रोसेस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म कंसल्टेशन ऑन द मैनेजमेंट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। कौन चेयर करेगा? इंडिया चेयर करेगा। कब से कब तक करेगा? 2024 से लेकर 2026 तक इंडिया से जो है वो कोलंबो प्रोसेस को चेयर करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब रिसेंटली न्यूज़ में आपने क्या देखा है? लिग्नोसैट। लिग्नोसैट, अब ये लिग्नोसैट क्या है? एक सैटेलाइट है। आपसे पूछ रहा है ये लिग्नोसैट सैटेलाइट जो है वो किसने बिल्ड किया है? तो बेटा ये जो लिग्नोसैट सैटेलाइट है ना, ये जापान का जैक्सा जो है ना, जैक्सा ने नासा के साथ मिलके ये आपका सैटेलाइट बनाया है। ठीक है, अच्छा ये सैटेलाइट में इम्पॉर्टेंट क्या है? इस सैटेलाइट को जो बिल्ड किया गया ना बेटा, जनरली सैटेलाइट आपके बिल्ड होते हैं एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम के आपके सैटेलाइट बनते हैं, लेकिन ये पहला सैटेलाइट है जो आपका किसका बना हुआ है? वुड का। मंगोलियन वुड को उन्होंने यूज़ किया है जापान ने नासा के साथ मिलके, और मंगोलियन वुड से आपका जो सैटेलाइट, पहला वुडन सैटेलाइट जो बनाया है ना, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ये क्या है? आपका लिग्नोसैट है। ठीक है, किसने बनाया? नासा ने जाक्सा के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके ये बनाया है। और ये आपका कौन से रॉकेट से भेजा जाएगा? स्पेस एक्स के रॉकेट से भेजा जाएगा। एलन मस्क स्पेस एक्स आपने सुना होगा ना, उस रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। वुड जो यूज़ किया है वो कौन सा है? मंगोलियन वुड इसमें यूज़ किया है, क्योंकि मंगोलियन वुड का स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा होता है। अब बेटा बात ये आती है कि सर हमको वुड से सैटेलाइट बनाने की क्या कंडीशन हुई, है ना। वुड से सैटेलाइट बनाने की बेटा यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये थी, क्योंकि जब हम सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं और सैटेलाइट आपका एक टाइम पीरियड के बाद आके ख़त्म हो जाता है, तो अगर हम वो अर्थ की तरफ वापस आता है तो उसका डैब्रिस जो होता है ना, वो आपका जलता हुआ आएगा। एल्यूमिनियम का जो डैब्रिस होगा वो आपका क्या करेगा? पोल्यूशन कॉज करेगा आपका स्पेस वगैरह में, है ना। या फिर वो अगर अर्थ पे आएगा तो उसकी वजह से उस पर पोल्यूशन या पॉल्यूटेंट वो कॉज करेगा। यहाँ पे ये जो आपका वुडन सैटेलाइट है, इन केस अगर ये आपका कोलैप्स की तरफ होगा या लास्ट में जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसे कोलैप्स करवाएंगे, तब ये क्या होगा? तब ये आपका एटमॉस्फेयर में ही बर्न होके ख़त्म हो जाएगा और ये आपका अर्थ तक नहीं पहुँचेगा। इस वजह से आपका जो स्पेस में डैब्रिस है वो आपका कम हो जाए, इस वजह से हमने क्या किया? वुडन सैटेलाइट बनाया है। किसने शुरू किया? जापान ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला इंडिजिनस, है ना, इंडिया का पहला इंडिजिनस है एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये ARM एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है, जो इंडियन एयरफोर्स को मिला है, वो आपका उसका नाम क्या है? तो बेटा याद रखना, उसका नाम है रुद्र एम करके नाम है, जो क्या है? पहला आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो इंडियन एयरफोर्स को आपका मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखना डेवलपमेंट ऑफ, ये किसने डेवलप किया है? आपका DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO जो है उसने ये आपका जो मिसाइल है वो बनाया है। ये आपका एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है, और ये आपका इक्विप्ड है किससे? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से, GPS से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से, और ये आपका पैसिव होमिंग हेड से। पैसिव होमिंग हेड क्या होता है बेटा? यहाँ पे पैसिव होमिंग हेड में, यहाँ जो सैटेलाइट जिसमें आपका ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो अपने टारगेट को लोकेट करता है, वो टारगेट को लॉक करता है और एक काफ़ी लंबे रेंज से ये आपका टारगेट को कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जो मिसाइल है जो इंडिया ने डेवलप किया है, DRDO ने बनाया है। टेक्नोलॉजी जो है वो टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रवाह पोर्टल। अब ये बोल रहे हैं प्रवाह पोर्टल जो रिसेंटली आपका लॉन्च हुआ है, वो प्रवाह पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो बेटा याद रखना, प्रवाह पोर्टल आपका लॉन्च किया है RBI ने, है ना। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं, है ना। 3 पोर्टल कौन कौन से हैं? पहला पोर्टल है प्रवाह पोर्टल, दूसरा पोर्टल है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी, है ना। ये 3 आपके पोर्टल्स यहाँ पे इशू किए हैं, आपके शुरू किए हैं आरबीआई ने। प्रवाह पोर्टल की बात करी जाए तो ये किस चीज़ के लिए है? पोर्टल फॉर सीकिंग ऑथराइजेशन, लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से आपका ऑथराइजेशन लेना है, लाइसेंस लेना है। अगर कोई बैंक खुलता है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, उनको भी आपके रेगुलेशन या अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं आरबीआई से। तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या है, ये आपका प्रवाह पोर्टल है ना। अब ये प्रवाह पोर्टल क्या करेगा? एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है, सबमिशन के लिए स्टेटस चेक करना है, क्वेरीज आपको जो है वो रिस्पॉन्स करनी है, या टाइमली डिसीजंस वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, आपका प्रवाह पोर्टल जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में आया आपका एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। अब ये एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो हुई थी, वो हुई थी आपकी ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। ताशकेंत उज्बेकिस्तान में ये आपका आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी एशिया की। इंडिया का क्या स्टेटस रहा? सर इंडिया ने इसमें 7 मेडल्स विन किए। इंडिया ने इसमें कितने मेडल्स आपके विन किए? 7। एक गोल्ड मेडल था। 7 मेडल्स में से जो गोल्ड मेडल का नंबर था वो क्या था? 1 था, है ना। तो यहाँ पे ताशकेंत में हुई, उज्बेकिस्तान में। अब देखो इंडिया में, यहाँ पे इंडिया ने कितने? 1 गोल्ड मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, टोटल मेडल वॉन बाय इंडिया कितने था? 7 मेडल्स थे। ठीक है, गोल्ड मेडल आपका किसने आपका यहाँ पे कौन जीता है? यहाँ सिमरत झा करके जो हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो सिक्योर किया है। ठीक है, कौन से इवेंट में? लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल, और आपका राइट हैंड पैरा कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आपका सिक्योर किया है। ठीक है, बाकी आपको पर्सन्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे नाम आपसे नहीं पूछेगा। आपको बस एक नाम याद रखना है, सिमरत झा, जिन्होंने पैरा कैटेगरी, लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी में आपका गोल्ड मेडल जो है वो सिक्योर किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2024, है ना। इंडिया के किस पीस कीपर को आपका ये अवार्ड जो है वो मिला है? तो बेटा ये अवार्ड मिला है आपका राधिका सेन को। राधिका सेन जो हैं, जो आपका कॉन्गो की तरफ आपकी पोस्टेड थी एज अ पीस कीपर फोर्स, है ना। वो वहाँ पे पोस्टेड थी एज अ पीस कीपर ऑफिसर, और वहाँ पे उन्होंने कई सारे आपके ऑपरेशंस रन किए, कई सारे आपके एफर्ट्स दिए, जिनकी वजह से वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो राधिका सेन जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड है एज अ इंडियन पीस कीपर। ठीक है, यह आपका मोनेस्को जो है वो आपका उनकी तरफ से ये वर्क कर रहे हैं, है ना। कम्युनिटी अलर्ट नेटवर्किंग, कंडक्टिंग मिक्स जेंडर पेट्रोल, है ना। इस तरीके की आपके इवेंट यहाँ पे कर रही हैं। इनके एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग फॉर लोकल्स, एम्पावरिंग वुमेन एंड फॉस्टरिंग अ सेफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पे इन्होंने बिल्ड किया है, जिसकी वजह से इन्हें आपका ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि कौन से कंट्री के साथ इजराइल बॉर्डर शेयर नहीं करता। बेटा इजराइल इस समय बहुत ज़्यादा आपके डिस्कशन में है, क्योंकि इजराइल का वॉर चल रहा है किसके साथ? ईरान के साथ। इजराइल और ईरान जो है वो दोनों ही जो है वो वॉर में है। इस वजह से इजराइल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। मैंने आपको बोला भी था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी जो है, उसने भी बोला था इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं नेतान्याहू, उन्हें आपका ट्रायल किया जाए, उन्हें पनिश किया जाए, क्योंकि वॉर क्राइम्स वो कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे इसी वॉर क्राइम की वजह से इजराइल आपका डिस्कशन में भी है काफ़ी ज़्यादा। तो बेटा इजराइल है ना 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इजराइल जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल आपका इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल लेबनान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इजराइल सीरिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। सीरिया के साथ भी इजराइल बॉर्डर शेयर आपका करता है। किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो वो है आपका इराक। ना तो इराक के साथ बॉर्डर शेयर करता, ना ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता, और ना ही ये आपका सऊदी अरबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मरीन बाउंड्री है सऊदी अरबिया के साथ, लेकिन आपका जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता आपका इजराइल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। इजराइल और आपका जो जॉर्डन है उसके बॉर्डर पे है आपका डेड सी। डेड सी आपने सुना होगा, हाईएस्ट सैलिनिटी, है ना, हाईएस्ट सलाइन वाटर। हाईएस्ट सलाइन वाटर जो है वो दुनिया में वो कहाँ पे है? डेड सी में,
है ना, तो वो आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, इज़राइल और आपके जॉर्डन के बॉर्डर पे है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो देखो यहाँ पे अभी आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के ट्विटर हैंडल पे आपने देखा होगा ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। अब ये ऑल आइज़ ऑन रफ़ा ये क्यों है आपका डिस्कशन में, है ना, इसराइल से रिलेटेड है। एक्चुअली आपने इसराइल का देखो ये मैप देखो, तो इसराइल में यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ये वाला एरिया जो है वो वेस्ट बैंक है, जेरूसलम यहाँ पे कैपिटल है ना, और इधर ये आपका गाज़ा स्ट्रिप। इसराइल ने अभी क्या किया है, गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक किया है। गाज़ा स्ट्रिप पे इसराइल के कॉन्टीन्यूस अटैक हो रहे हैं, है ना। और रिसेंटली अभी क्या हुआ है, गाज़ा स्ट्रिप में ये खान यूनिस करके जो लिखा हुआ है, इस एरिया में ही है आपका रफ़ा, है ना। ये जो रफ़ा है ना, रफ़ा आपका बेस कैंप बनाया गया था। रफ़ा जो है वो आपका रिफ्यूजीज़ के लिए कैंप बनाया गया था। मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट ये हुआ था कि रफ़ा में आपके जितने भी रिफ्यूजीज़ होंगे उनके लिए शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वहाँ पे इसराइल कोई भी बॉम्बिंग वगैरह नहीं करेगा, वहाँ पे कोई भी वॉर वाली सिचुएशन नहीं होगी, ताकि आपके जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं वो वहाँ पर आराम से रह पाएँ, है ना। क्योंकि गाज़ा में ये आपका जाहिर सी बात है, गाज़ा की तरफ इधर वॉर चल रहा है, तो काफ़ी लोग जो सिविलियंस हैं वो आपके कहीं तो जाएंगे सेफ जगह पे। तो सेफ जगह आपकी क्या थी, रफ़ा, है ना। वो सेफ जगह आपकी क्या थी, रफ़ा। तो यहाँ पे अभी आपके इसराइल ने क्या किया, रफ़ा पे भी आपका बॉम्बिंग कर दी है। इस वजह से आपका इसराइल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और इस वजह से आपका इसराइल जो है आपका बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना, वेस्ट बैंक किस तरफ है, जॉर्डन की साइड में। ये डेड सी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। डेड सी कौन से रिवर पर है, जॉर्डन रिवर पर है, ठीक है। इधर गाज़ा स्ट्रिप मैंने आपको दिखा दिया। एक ये आपका नेगेव करके आपका, वो भी याद रखेंगे, ये क्या है आपका, डेजर्ट है। नेगेव करके डेजर्ट है आपका, क्या, कहाँ पे, इसराइल में। कंट्री आपकी किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेबनान के साथ कर रहा है, सीरिया के साथ कर रहा है, जॉर्डन के साथ कर रहा है, और इधर आपका इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका इसराइल, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको बेटा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक किए बिना मत जाना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए बेटा।